मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 7th पेपर की चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स एंड अकाउंट, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट कहलाता है ITA। इसमें हम लोगों का चर्चा का विषय होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्योंकि पूर्व में हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इसके कई क्लासेस हो चुके हैं और अब हम लोग इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो है, उसकी चर्चा करेंगे। कैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हम कैलकुलेशन करते हैं। थियरी तो हम जान गए हैं, अब वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हमें देखना है। तो इस संबंध में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 को लिया है। और यह जो है, चूंकि जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि पूरा प्रश्न पढ़ना संभव नहीं हो पाता। अगर हम पढ़े भी तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी मौका मिले तो अपना किताब इसको खोलेंगे, इस साइट को, और वहां से जो मेरा भेजा हुआ वीडियोज है इसे खोल करके और क्वेश्चन अपने सामने रख लेंगे और इसके बाद इसका आंसर आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो भी सॉल्व किया है हमने उसको मैं समझा भी रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसका आप लाभ लेंगे। जैसे इसमें प्रश्न है कि श्री स्वामी प्रसाद फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इन डेट 31 मार्च 219। तो बाद सो एंड सो सारी जो एक्टिविटी है वो दी हुई है। तो हम लोग अब इसका कंप्यूटेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम हम इसका हेडिंग लिखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री स्वामी प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें जो हमारा सबसे पहला आइटम है कि डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने जो रेगुलेशन पढ़ा है उसमें है कि यह एग्जम्प्ट होता है टी कंपनी का जो डिविडेंड, तो यह नहीं रहेगा अदर सोर्सेज में। इसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, 500 रुपए हैं, तो लिखा हमने। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर्म, तो 5400, इसको ग्रॉस अप किया गया है। 5400 गुणे 100 भागा 90, तो यह आया 6000। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया है पिछले क्लास में कि किसको ग्रॉस अप किया जाता है और किसको नहीं किया जाता है। और वैसे भी आपके किताब में भी लिस्ट दी हुई है। तो यह आया हमारा 6000। फिर आगे हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, घुड़दौड़ से इसे प्राप्ति हुई है 2500। और फिर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी जीता है 62,500। फिर इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, उससे इनकम हुआ है 1500। इस सब का टोटल हो गया 73,000। अब इसमें
चूंकि कोई डिडक्शन नहीं प्राप्त होने वाला है, ऐसा कोई आइटम नहीं है जो कि डिडक्शन जिसका हो, तो इसमें लेकिन फिर भी इसको हम लिख देंगे कि लेस डिडक्शन नीड। तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया 73,000। अब चूंकि कुछ चीजों को क्लियर करने के लिए हमने इसलिए नोट भी दे दिया है। इसमें पहला है कि कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट इज नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर सेक्शन 58 जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं पिछले क्लास में कि जो मान लीजिए आप नहीं कह सकते हैं कि हमने जो लॉटरी का टिकट कटाया तो जो उसको जो है उसका हमको डिडक्शन मिले, क्योंकि ऐसा नियम है ही नहीं। तो इसलिए वो लॉटरी के टिकट का डिडक्शन नहीं दिया गया है, मैंने 58(4) जो है उसका सेक्शन उसमें यह अलाउड नहीं है। दूसरा है कि डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट, हेंस कलेक्शन चार्जेस एंड इंटरेस्ट आर नॉट डिडक्टेबल। अगर कलेक्शन चार्जेस और इंटरेस्ट नहीं डिडक्टेबल होता है तो वैसी स्थिति में वो होता है, डिविडेंड होता है, तो जो है वो भी नहीं है, इसलिए इसमें डिडक्शन नील है। तो यही हो गया हमारा प्रॉब्लम 2 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे, यदि नहीं समझे होंगे तो जो पूर्व में मैंने कहा है वही इस पर भी लागू होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 5। अब उसका सॉल्यूशन इसमें है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसमें कई आइटम है। तो पहला है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी 20,000 का, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस इनकम। रॉयल्टी पर जो एक्सपेंसेस आया है वो है 3,000, इसलिए 20,000 में से 3,000 को लेस करके और हमारा जो टैक्सेबल कॉलम होगा उसमें 17,000, टैक्सेबल इनकम का जो कॉलम है उसमें 17,000, 20,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 17,000। दूसरा है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में है तो एग्रीकल्चरल इनकम फ्री है, लेकिन इनका पाकिस्तान में है इनका, तो चूंकि वहां से है इसलिए इस पर टैक्स लगेगा। तो यह जो है इनका 15,000 का है। तो बस तीसरा है सैलरी एज एमपी, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एमपी जो होता है इसका हमने नीचे में इसको क्लियर भी किया है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन नीचे में मैंने नोट में दे दिया है। लेकिन यहाँ यह समझ लें कि चूंकि एमपी जो होता है वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, बल्कि वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जो कि खुद सरकार उसी में से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसी में से मिनिस्टर्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो उनकी जो सैलरी है, इसलिए सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि सैलरी वहां सैलरी की जो परिभाषा दी गई है मैंने आपको पूर्व में बताया भी है, लेकिन फिर एक बार जानकारी के लिए हम लोग जान लें कि सैलरी की जो हमारी परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए, और तब जो मिलता है। तो चूंकि यहाँ वही सरकार चलाने, वही जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सरकार के नौकर नहीं है, इसलिए एमपी को जो सैलरी मिलेगी वह सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। तो यहाँ पर जो है इसीलिए यहाँ पर एमपी के सैलरी को जो 36,000 है यहाँ लिखा गया है। चौथा हमारा आइटम है इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। 14,400 इनकम हुआ है किराया से, और उसमें लेस रेंट पेड पर हाफ पोर्शन, उसका जो है आधा पोर्शन का रेंट पे किया है,
6,000 रुपया, जिसमें अपना उसका निवास हो, तो हमारा इनकम हुआ टोटल उसे प्राप्त हो रहा है इनकम 14,400, लेकिन 6,000 ऑलरेडी पे किया गया है, इसलिए यहाँ होगा 8,400। पांचवा हमारा आइटम है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो है 5,000 और लेस कलेक्शन चार्जेस, को कलेक्शन करने में 100 रुपया जो चार्जेस लगा है वो घट जाएगा, तो हो जाएगा 4,900। तो हो गया हिसाब सभी का टोटल किए, तो ये टोटल हो गया हमारा 81,300। यही हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब वैसे तो मैंने सारी चीजों को समझा दिया ऊपर के आइटम को, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ का समझाया हुआ हो सकता है कि आपके ध्यान में न रह पाए, तो इसलिए मैंने नोट के रूप में जो है अलग अलग सारे आइटम्स को क्लियर कर दिया है, इसे भी आप देख लेंगे। तो पहला इसमें है कि वही जो एमपी की सैलरी की हम लोग बात कर रहे थे कि सैलरी एज एमपी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, हेंस इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दूसरा है कि डेली अलाउंस एज एमपी इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि उसको जो डेली अलाउंस जो मिला है या मिलता है वह मान करके चलता है कि वो खर्च कर देंगे, वो रोज अपना क्षेत्र में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो उनका खर्च होगा, इसलिए उनको वह डेली अलाउंस मिलता है जो कि टैक्सेबल नहीं है, वो खर्च करने के लिए है और यह मानकर चला जाता है कि वे खर्च कर देते हैं। तीसरा है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट ग्रॉस अप। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है उसको ग्रॉस अप नहीं किया जाता है। कुछ जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में जो थियरी इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जो थियरी क्लासेस हुए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि किनको ग्रॉस अप किया जाता है, कौन कौन जो होंगे आइटम्स उनको ग्रॉस अप किया जाता है और किनको ग्रॉस अप नहीं किया जाता है। तो उसमें है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डिविडेंड प्राप्त होता है उसको ग्रॉस अप नहीं किया जाता, इसलिए इसको ग्रॉस अप नहीं किया जाता। चौथा है सैलरी फॉर पार्ट टाइम जॉब इज टू बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। वो जो है पार्ट टाइम जॉब का जो होता है वो भी सैलरीज के अंतर्गत आता है, नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस अदर सोर्सेज के अंतर्गत यह नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ नहीं रखा गया है। तो यह तो हो गया हमारा, यही है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया, बीच बीच में मैंने समझाया भी प्रत्येक आइटम को, और इसके बाद मैंने कोशिश किया कि आपकी सुविधा के लिए इस नोट के रूप में भी नीचे मैंने लिख दिया है। और मैं पूरी तरह यह उम्मीद रख रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।